तो कल हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक देखा था, आपको याद होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे पार्ट हमने देख लिए थे, थोड़ा-सा उसके इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है, क्योंकि प्रीवियस पीस कॉन्फ्रेंस जो आज मैं डील करने जा रहा हूँ, अलग तरह का को टॉपिक होगा। तो अलग तरह का नहीं, उसी का इम्पैक्ट है, उसी से उसका कंटिन्यूएशन है। लेकिन अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात होगी, तो वो मैंने आपको अध्ययन सामग्री में भी दे दिया है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कुछ अच्छे प्रभाव भी होंगे, कुछ बुरे प्रभाव भी होंगे। तो अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, अगर हम पीछे चलते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के अगर अच्छे प्रभाव में अगर आप कहेंगे, प्रथम विश्व युद्ध अगर अच्छे प्रभाव हमें दिखाने होंगे, गुडविलेट्स, इसमें आप दिखा सकते हैं कि 3 बड़े साम्राज्य होगा, उसका पतन होगा, 3 बड़े राजवंश का पतन होगा। एक आपको याद होगा, हम लोग बहुत पहले से चर्चा करते आ रहे थे, पवित्र रोमन सम्राट के पद को सुशोभित करने वाला जो महत्वपूर्ण राजवंश था, आपको याद होगा, जिसका नाम है हैब्सबर्ग राजवंश, उसका पतन हो चुका है। एक पहले प्रशा का राजवंश था, बाद में पूरी जर्मनी का राजवंश हुआ, उसका नाम था होहेंजोलन राजवंश। और तीसरा एक रूस का रोमनाव वंश। ये तीनों पहले के पुराने राजवंश थे। तो इन तीनों का पतन हुआ और फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि गणतंत्रवाद को प्रोत्साहन मिला। तो एक आप अच्छे प्रभाव में दिखा सकते हैं, होहेंजोलन है जर्मनी का, होहेंजोलन एवं रोमनाव राजवंश का पतन, रोमनाव राजवंश का पतन तथा गणतंत्रवादी विचारों को प्रोत्साहन, गणतंत्रवादी विचारों को प्रोत्साहन, गणतंत्रवादी विचारों को प्रोत्साहन। तो ये एक इसका हम अच्छे पक्ष बता सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसका दूसरा, इसी का इस पार्ट में, तो अगर इसका दूसरा बिंदु दिखाना होगा, कहेंगे कि महिलाओं की आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ती हुई भागीदारी, इसके परिणाम स्वरूप मताधिकार का विस्तार, मतलब महिलाओं को मताधिकार मिले, मताधिकार का विस्तार मतलब महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ेगी। और भागीदारी बढ़ने का कारण होगा, अब पुरुष युद्ध मोर्चे पर चले जाएंगे तो महिलाओं को दफ्तरों में काम करना होगा, विद्यालयों में काम करना होगा, और इसके अलावा बहुत सारे जो बिजनेस है उससे भी, जैसे बहुत सारे बिजनेस संस्थान है, वहाँ से वो जुड़ेंगे। तो क्योंकि उनको फिर परिवार चलाना है, फिर घर पर आके परिवार चलाना है, बच्चों को पालना है, तो महिलाओं के ऊपर तीव्र दबाव तो कर रहा है, परंतु आर्थिक सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। तो यूरोप में, जैसे देखो, हम लोगों ने जब से प्रजातंत्र का इतिहास देखा, तब से सीधा हम लोगों ने प्रजातंत्र का इतिहास देखा है कि भाई, और भारत में ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो कि सार्वत्रिक वैश्य मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लागू हुआ। परंतु यूरोप में ऐसा नहीं था। अमेरिकी क्रांति के समय आपने देखा कि लोगों को मताधिकार मिला, तो सीमित लोगों को ही मताधिकार मिला। ऐसे फ्रांस की क्रांति के समय सभी को मताधिकार नहीं मिला, सीमित लोगों को ही मताधिकार मिला। धीरे धीरे मताधिकार उनका बढ़ता जाएगा, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार। तो दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच एक संवैधानिक विकास भी होगा। जैसा देखो, जर्मनी में होहेंजोलन वंश का पतन होगा, तो वहाँ पर निर्वाचित सरकार आएगी जिसका वाइमर गणतंत्र। ऑस्ट्रिया में भी एक निर्वाचित सरकार आएगी जो स्वराज का। रूस में रूसी क्रांति हो गई तो बोल्शेविक सरकार आ गई। इसी प्रकार अब क्या है कि महिलाओं को मताधिकार मिलेगा, क्योंकि आर्थिक सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ेगी, तो प्रजातांत्रिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा।
और तीसरा तुम देखोगे श्रमिकों को भी मताधिकार प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच थोड़ा सा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को श्रमिकों को मताधिकार है, और मताधिकार मिलेगा तो इससे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। अब अगर एक और प्लस पॉइंट देखना चाहते हो तो उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति, उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति, उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति। अब देखो उपनिवेशों में राजनीतिक जागृति आनी ही थी, क्योंकि अब प्रथम विश्व युद्ध जब मित्रराष्ट्र लड़ रहे थे तो उन्होंने यही प्रोपेगेंडा किया था। क्योंकि आपको याद है उधर तो 4 ही थे सेंट्रल पावर में, इधर हमने 22 बताए थे। तो बहुत सारे उपनिवेश उनके साथ खड़े थे, जैसे खड़ा था, भारत खड़ा था, चीन। ये उपनिवेशों का समर्थन उन्हें इसलिए मिला था कि उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और गणतंत्रवादी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े। उपनिवेशों को कहीं ना कहीं शक हुआ, उपनिवेशों को कहीं ना कहीं उम्मीद जगी कि वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब इस वॉर जब समाप्त होगा तो जब ये इतने महान विचारों से प्रेरित होकर युद्ध कर रहे हैं, इनको दुनिया में प्रजातंत्र और गणतंत्रवादी विचारों को बचाना है और इन विचारों से प्रेरित होकर फिर ये युद्ध कर रहे हैं। तो इसके बाद तो युद्ध के बाद तो कोई बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा उपहार हमें देने वाले हैं स्वशासन के रूप में। तो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक जागृति में आई। और ठीक तो देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में गांधी के नेतृत्व में रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, वही आप मिस्र में देखो जगरूल पाशा के अधीन होगा, चीन में देखिए डॉक्टर सन्यास सेन के अधीन मई चतुर्थ मूवमेंट होगा, कोरिया में देखिए मार्च 3rd मूवमेंट होगा। तो आप देखेंगे कि इसका प्रसार होना ही होना है, क्योंकि उपनिवेशों में भी जागृति आनी है। तो अगर हम अच्छे पॉइंट में 4 पॉइंट भी अपने दिमाग में रखें तो अगर कहीं जरूरत पड़ी तो अपना काम चल जाएगा। अब इसका नकारात्मक पक्ष भी थोड़ा देखते हैं। नकारात्मक पक्ष में आप पक्ष में अगर हम चाहें तो एक चीज अगर चाहें तो और भी दे सकते हैं हमारे विचार में। अगर मान लें हम सकारात्मक पक्ष में एक 5वां पॉइंट भी आप चाहो तो बना सकते हो, और वह 5वां पॉइंट क्या हो सकता है? तो प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन सोवियत रूस में, इसको भी एक उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं। प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन, प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन, इसे भी आप एक पॉइंट के रूप में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अब हम थोड़ा सा इसके नकारात्मक पक्ष में आते हैं। तो नकारात्मक पक्ष में आप एक दे देना जिसकी आगे चर्चा होगी कि जैसे युद्ध प्रेरित जो मांग थी उसमें अचानक से गिरावट आई। तो युद्ध प्रेरित मांग से गिरावट के परिणाम स्वरूप आप देखोगे फिर विश्व आर्थिक मंदी आएगी। विश्व आर्थिक मंदी ये 1929-30 में आएगी। तत्काल तो समस्या आएगी ही, लेकिन 29-30 में आएगी। एक पूंजीवाद के लिए बड़ा संकट होगा, ये हम लोग देखेंगे। और दूसरा तुम देखोगे यूरोपीय सरकारों की शक्ति, संकट का सामना करने में यूरोपीय सरकारों की शक्ति बढ़ेगी। यूरोपीय सरकारों की शक्ति बढ़ेगी। अब इस तरह का संकट का समय आता है, इस संकट के समय में सरकारों की शक्ति अभी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा अस्तित्व में आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा अस्तित्व में आना है। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रोत्साहन या था फांसीवाद। यही फांसीवाद इटली में फांसीवाद कहलाएगा और जर्मनी में नाजीवाद। एक तरह से आप जो गहराई में जाकर देखोगे तो फांसीवाद और नाजीवाद में कोई अंतर नहीं। वो अभी हम लोग देखेंगे अब इसी वर्ल्ड वॉर के बीच। तो अब यही 3 बिंदु भी अगर आप नकारात्मक में याद रखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अब हम फर्दर आगे बढ़ने से पहले, चूँकि आपका पार्ट 2 या पार्ट 3, क्योंकि मैंने कहा पृष्ठभूमि के पार्ट को अगर पार्ट 1 लोगे तो पार्ट 3 है, और पृष्ठभूमि के पार्ट को अगर आप नहीं काउंट करते हो तो पार्ट 2 है। अब आपका जो तीसरा पार्ट बनेगा वो बनेगा 2 विश्व युद्धों के बीच वाला, और फिर आपका चौथा पार्ट बनेगा वर्ल्ड वॉर के बाद। तो तरीका के हिसाब से आपका सिलेबस चौथे पार्ट में जाकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चौथे पार्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो होगा डीकोलोनाइजेशन, यानी उपनिवेश मुक्ति। और शीत युद्ध पर भी चूंकि क्वेश्चन 2014 में स्वेज नहर संकट पर पूछ चुका है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। और जब शीत युद्ध पर चर्चा चल रही होगी तो कूटनीतिक आंदोलन, तृतीय विश्व युद्ध
और उपनिवेशवाद का बदलता हुआ स्वरूप, ये सब चीज़ थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और काम भी करूँगा। मैं क्योंकि मैंने अध्ययन सामग्री में दे ही रखी है, तो आपको आगे तक की एक कहानी बता दूँगा, ताकि जीएस में बाकी पार्ट से आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अपने ज्ञान का उपयोग आप कर सकें जनरल स्टडीज़ के बाकी पार्ट को क्लियर करने के लिए। तो मैं उसमें एक आपका एक लेक्चर दे दूँगा, जो लेक्चर 1 या 2 फॉर्म में होगा, जो आपका प्रेजेंट एरा तक जोड़ देगा एक बार। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन राइटिंग तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन राइटिंग मैं अभी आपको कर रहा हूँ। आपको जनरल स्टडीज़ में मैं आपको तरीका बता दूँ, तो आप किसी क्वेश्चन पर अपना एक स्टैंड लेके आप पॉइंट भी चाहें तो पॉइंट बना के लिख दें, क्योंकि जीएस में आपके पास बहुत कम समय मिलने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। तेरह में ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा है, मैंने क्या कहा, 25% क्वेश्चन ऑप्शनल कैसे होते हैं, ये जीएस में वो डालते हैं। 75% क्वेश्चन ऑप्शनल कैसे होते हैं, ये जीएस में नहीं डालते। क्वेश्चन देखने से ही लग जाता है कि कौन जीएस के इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, कौन ऑप्शनल के इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, इसके महत्व का कौन है, उसके महत्व का कौन है। तो मैं भी इस वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो पूछा तो गया है ऑप्शनल पेपर में, लेकिन वो जीएस के महत्व का भी क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, यह है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक, 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 बौद्धिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं कूटनीतिक, एवं कूटनीतिक, कूटनीतिक कारकों, कारकों का परिणाम था। परीक्षण की, परीक्षण की। अब जैसे देखो, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गागर में शागर भरने के बराबर है, क्योंकि आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में वैसे जो ऑप्शन में पूछा था तो 200 शब्दों में पूछा था। आपके जनरल स्टडीज में दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 150 वर्ड्स के रखते हैं, 250 वर्ड्स के रखते हैं। तो हो सकता है इसका साइज 250 वर्ड्स के बराबर का हो। उसमें चिंता नहीं करनी है। आप इसमें इस कारक, आप इस प्रश्न पर नज़र डालिए, और नज़र डालकर आप पहले एक अच्छे ढंग से शुरू कर सकते हैं। आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 19वीं सदी, 19वीं सदी के यूरोप में, यूरोप में उभरने वाले, उभरने वाले राजनीतिक, उभरने वाले राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक विरोध, अंतर्विरोध, यूरोप की कूटनीतिक विफलता का, यूरोप की कूटनीतिक विफलता का परिणाम, कूटनीतिक विफलता का, विफलता का परिणाम, परिणाम। ओके, तो अब देखो, अब इसमें आपने एक इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन होता है हाइपोथेटिकल और दूसरा क्वेश्चन होता है आर्गुमेंटेटिव। तो आपने यहाँ पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को डील किया, इसमें सीधा आपने इस प्रश्न को शुरू कर दिया, इससे अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आप अपनी सुविधा से कर सकते हो, चाहो तो पॉइंट भी बना ले सकते हो, या फिर छोटा छोटा पैराग्राफ 2-2, 3-3 लाइन का भी फॉर्म कर सकते हो, जैसा जैसी आपकी।
जैसे अब राजनीतिक कारक है, तो राजनीतिक कारक में आप क्या लिखोगे? तो आप सिर्फ अगर यहाँ पर यह लिख देते हो कि राजनीतिक 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 मोर्चे पर यह निम्नलिखित निम्नलिखित मुद्दों निम्नलिखित मुद्दों मुद्दों पर उलझा हुआ था उलझा हुआ था उलझा हुआ था जर्मनी एवं फ्रांस के बीच शत्रुता ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया के बीच सर्वस्लाववादी आंदोलन के कारण उत्पन्न तनाव। ये आपका राजनीतिक कारक उत्पन्न तनाव। एक और, तथा ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति के कारण यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करने की चिंता अब इससे ज़्यादा हमें राजनीतिक कारक पर लिखने का ना तो स्पेस है ना समय। तो नॉर्मली यही होता है, सबसे बड़ा बखेरा राइटिंग के स्तर पर आता है, और यह बात मैं बार बार बच्चों को हिदायत करता हूँ कि जब आपकी पूरी पढ़ाई हो भी जाएगी तो आप अपने उस ज्ञान को लेखन के स्तर पर कैसे उतारोगे, यह चुनौती बनी रहती है। क्योंकि उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, आप सबसे पहले तो टॉपिक की एक बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको कंसोलिडेट करके आप उसे लेखन में ढालने की क्षमता रखते हैं, वो बहुत आवश्यक होता है। वो अगर नहीं होता है तो फिर राइटिंग में फिर दिक्कत हो जाती है। तो कुछ नहीं, देखिए अब इतना बड़ा मसला है, अब इतने बड़े मसला में हम वर्णनात्मक लेखन करते तो हमारा तो एक ही पॉइंट पर 250 वर्ड्स पूरा हो जाता, तो हमने विश्लेषण पर ध्यान से करते। अब आप आर्थिक में कहोगे कि आर्थिक कारक, तो आप इसमें इसके बाद आप एक लाइन, एक दो लाइन में लिखना शुरू करो। आप इसमें दिखाओ कि यूरोप की जितनी भी बड़ी शक्तियाँ थीं वे सभी औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी थी और अपने विनिर्मित वस्तुओं को खपाने के लिए उन्हें बाजार की जरूरत थी, और यह कारक स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवादी प्रसार की ओर गया, और फिर विभिन्न शक्तियों के बीच विशेषकर एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवादी चिंता उपस्थित हुई, या सॉरी एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा वहाँ उपस्थित हो गई। तो आप एक दो लाइन में आर्थिक कारक को देखो। अब आप सामाजिक कारक के बारे में क्या दोगे, तो आप याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है सामाजिक कारक में, आप याद करिए, मैंने आपको यह बताया हुआ है जिसे तुम कहते हो सामाजिक साम्राज्यवाद। अब वहाँ पर आप क्या दिखाओगे, यूरोप के जितने भी देश थे वे सभी कहीं ना कहीं, यूरोप के जितने भी देश थे, जितने भी औद्योगिक देश थे, वो सभी आंतरिक रूप से वर्ग संघर्ष की समस्या झेल रहे थे और वहाँ मार्क्सवाद की प्रगति हो रही थी। तो इन देशों ने आंतरिक रूप से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बाह्य मोर्चे पर आक्रामक नीति अपनाई, इस कारण भी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को बढ़ी। इतना आप लिख दोगे। उसके बाद आर्थिक सामाजिक के बाद आपसे पूछ रहा है बौद्धिक, तो बौद्धिक कारक में केवल इतना दिखा दो, यह वह काल था जब डार्विन के द्वारा प्रतिपादित विकासवाद का सिद्धांत ने सामाजिक डार्विनवाद का रूप ले लिया था, और डार्विनवाद के पक्षधर लेखक, अगर आप नाम याद है तो हर्बर्ट स्पेंसर दे दो, अगर नाम नहीं याद है तो हर्बर्ट स्पेंसर नहीं दो। ठीक कार्ल मार्क्स का उल्टा है, मैंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको बताया था, याद होगा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इन दोनों के कब्र भी लंदन में, जो हाईगेट लंदन है, उसमें दोनों के कब्र भी आमने सामने है। हर्बर्ट स्पेंसर का कब्र है जो प्रचंड व्यक्तिवादी,
और कार्ल मार्क्स का कब्र है जो प्रचंड और उग्र समाजवादी है। अब उन दोनों के कब्र के आमने-सामने था कि हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं सेंचुरी का बहुत महान चिंतक माना जाता था और कार्ल मार्क्स के समय तो इतनी क्रांति हुई नहीं थी, तो निराश होकर मरा था। तो कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट की बात है, 20वीं सेंचुरी के आरंभ तक स्पेंसर के कब्र पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इतना वो महान चिंतक अपने युग का माना गया। अब मार्क्स के कब्र पर सूखे पत्ते तैरते रहते, कोई वहाँ पे झाँकने वाला ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब रूसी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, तो फिर कार्ल मार्क्स की इतनी प्रसिद्धि बढ़ी कि उसका कब्र दुनिया भर के समाजवादियों और साम्यवादियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। एकदम लोगों की जमकर भीड़ लगी रही और हर्बर्ट स्पेंसर के कब्र पर सूखे पत्ते तैर रहे। तो मरने के बाद भी इंसान की हैसियत बदलती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स मिलेगा। यही हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद पर बल दिया। इसका यह मानना था कि अगर प्रकृति भी शक्तिशाली को आगे बढ़ाती है, तो शक्तिशाली व्यक्ति और शक्तिशाली राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए। तो सामाजिक डार्विनवाद का कहना यह था कि जिस तरह संघर्ष प्रकृति का विधान है, संघर्ष प्रकृति का विधान है और संघर्ष में कमजोर मिट जाते हैं और ताकतवर आगे बढ़ते हैं, तो युद्ध किसी भी राष्ट्र की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। दूसरी तरफ देखोगे हीगेल ने राष्ट्र की महानता का गुणगान किया। इससे हम देखते हैं कि एक युद्ध के प्रति स्वाभाविक रूप से बौद्धिक आकर्षण बढ़ा और प्रथम विश्व युद्ध का बौद्धिक आधार तैयार करने में इसकी भूमिका रही है। मैंने आपको बताया हुआ है, कार्ल मार्क्स के अध्ययन सामग्री में दिया हुआ है। और अंत में आप फिर कूटनीतिक कारक दे दीजिए। अब दो लाइन में आपको सभी देना है। मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे तो यह आपसे 250 वर्ड्स में पूछेंगे। तो कूटनीतिक कारक में आप दिखा दीजिए कि सेराजेवो हत्याकांड की परिणति युद्ध में नहीं भी हो सकती थी अगर कूटनीतिक प्रक्रिया से युद्ध को रोक लिया जाता। लेकिन एक दुखद स्थिति यह रही कि प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले यूरोप में कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो चुकी थी। इसलिए इस युद्ध को नहीं रोका जा सका। दूसरी बात है, अगर आप उस पर देख लेना स्पेस कितना मिलता है। अगर स्पेस आपको लगे तो आप दूसरा लाइन भी दे सकते हो कि मैंने आपको दिया हुआ है कि उस समय युद्ध की तकनीकी में परिवर्तन हो गया था और वह ज़्यादा त्वरित हो गया था, युद्ध की प्रणाली त्वरित हो गई थी। लेकिन कूटनीति की वही पुरानी पद्धति, लेकिन मुझे लगता है उतना स्पेस शायद आपको नहीं मिलेगा, तो इतना ही लिख डालूंगे, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है वहाँ हिम्मत नहीं हारनी है, केवल आपको सोच कर देखिए। देखो ये क्वेश्चन जो मैं दूसरा वाला दे रहा हूँ, वह भी क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर अभी तक जीएस में 2013 से आपके नए सिलेबस के अनुसार एग्जाम हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर अभी तक आपसे किसी को भी क्वेश्चन उसने पूछा नहीं। तो ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है 2011-12 में ऑप्शन नहीं पूछा था, परंतु यह फिर सामान्य अध्ययन जीएस के इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि 1914 तक तुर्की ही नहीं बल्कि लगभग सभी महत्वपूर्ण यूरोपीय देश मरीज हो चुके थे। ऊपर की आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का सार तत्व क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअली तुर्की को, तो टर्की जो पहले ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसके बारे में मैं बहुत पहले आपको पूरी दुनिया का पतन बता चुका हूँ, वह ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। कब तक आता, तो 20वीं सदी 19वीं सेंचुरी के आरंभ तक उस साम्राज्य का पतन हो गया था। वो कमजोर हो चुका था और फिर वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसको सिख मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था। तो सिख मैन ऑफ यूरोप उसके लीडर था। लेकिन एक स्टेटमेंट एक आलोचक देता है कि जहाँ तक 1914 का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक केवल तुर्की ही नहीं बल्कि यूरोप के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश मरीज हो चुके थे। तो अब उद्घाटित यह करना होगा कि मरीज क्यों हुए थे। तुर्की के संदर्भ में तो आपको समझ में आ जाएगा मरीज हो चुके थे, यूरोप के बाकी देश क्यों मरीज हो चुके थे। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा अगर हम लोग हिम्मत ना हारे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसका उत्तर पाने की कोशिश करें, थोड़ा सोच कर, जस्ट लाइक अ थिंकिंग क्रिएचर, जो मैं बताता हूँ कि थिंकिंग क्रिएचर बनो, किसी भी क्वेश्चन के सामने सरेंडर ना करें। तो जब आप उसको देखते हो तो कैसे उस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्यक्ति की तरह राष्ट्र भी बीमार हो जाता है हम मरीज तब कहलाते जब हम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते
एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते, बीमारी का शिकार हो जाती जो लाइलाज हो, जो लाइलाज हो, लाइलाज हो, मतलब इसका इलाज नहीं हो सकता। तुर्की तुर्की मरीज हो चुका था, मरीज हो चुका था, मरीज हो चुका था, क्योंकि क्योंकि अपनी पुरानी साम्राज्य को, पुराने साम्राज्य का आधुनिकीकरण, 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 साम्राज्य का आधुनिकीकरण विफल रहा था, करने में विफल रहा था, विफल रहा था, तथा तथा फिर राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी विचारधारा, विचारधारा की चुनौती, विचारधारा की चुनौती, चुनौती एवं यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण, यूरोपीय शक्ति के हस्तक्षेप के कारण, यूरोपीय शक्ति के हस्तक्षेप के कारण कारण धीरे धीरे टूट रहा था, यूरोपीय शक्ति के हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे टूट रहा था, धीरे धीरे टूट रहा था। की तरफ अध्ययन करिए, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ पूंजीवादी शक्ति, यूरोप की पूंजीवादी शक्ति, पूंजीवादी शक्ति, शक्ति, पूंजीवादी शक्तियां इसलिए इसलिए मरीज हो चुकी थी, हो चुकी थी, क्योंकि क्योंकि वे अधिक पूंजीवादी, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोध से ग्रस्त थी, व्यवस्था के अंतर्विरोध, अंतर्विरोध से ग्रस्त थी। अब पूंजीवादी व्यवस्था का अंतर्विरोध क्या? अंतर्विरोध यह है कि पूंजीवाद का, आगे देखना मैं आपको विश्व आर्थिक मंदी बताऊंगा, वहां भी उसका अंतर्विरोध प्रकट हो जाएगा। पूंजीवाद का बल होता है मुनाफा, मुनाफा और अधिक मुनाफा। वो अतिरिक्त मुनाफे के उत्साह में अपने श्रमिकों का तनख्वाह काटता है, तो श्रमिकों का तनख्वाह काटता है तो फिर उसके श्रमिकों में परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति नहीं रह जाती, तो वह कमजोर, वो उसका बाजार, खुद का बाजार सिकुड़ता चला जाता है। वो कहीं अन्यत्र दूसरे के बाजार में जाकर अपनी वस्तुएं बेचना चाहता है, तो पूंजीवाद साम्राज्यवाद की तरफ चला जाता है। फिर एक दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, तो वो समाजवादी विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद का विकास होता है, और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष और अर्थपूर्ण क्रांति की बात करता है। तो अब पूंजीवादी सरकारों की मजबूरी होती है कि लोगों का ध्यान, विशेषकर श्रमिकों का ध्यान आंतरिक बातों से हटाने के लिए वे बाह्य मोर्चे पर आक्रामक नीति अपनाते हैं, वह भी साम्राज्यवाद की तरफ जाता है। और फिर क्या होता है कि अब सभी देश साम्राज्यवाद पर बल दे रहे हैं, सभी को अपनी जनता को राष्ट्रीय गौरव दिखानी है ताकि वर्ग संघर्ष रुके, तो उसमें आपस में उनके बीच टकराहट हो जाती है और फिर प्रथम विश्व युद्ध घटित हो जाता है। तो वह बीमार सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह यह देख रहे हैं कि हम साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि बीमार इसलिए है कि पीछे हटने पर भी मौत है और आगे बढ़ने पर भी मौत है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज बीमारी है। और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को लेनिन ने पूंजीवाद का संकट कहा है, पूंजीवाद का संकट, इसीलिए कि पूंजीवाद की तार्किक परिणति साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद की तार्किक परिणति हुई है, ठीक है। तो क्योंकि वे पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोध से ग्रस्त थे, ग्रस्त थे, ग्रस्त थे, सिकुड़ते हुए आंतरिक बाजार के कारण, सिकुड़ते हुए आंतरिक आंतरिक बाजार के कारण, बाजार के कारण, बाजार के कारण, के कारण वे अन्य बाजार की ओर बढ़ रहे थे, ओर बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे। उसी प्रकार, उसी प्रकार श्रमिक चेतना, श्रमिक चेतना एवं वर्ग संघर्ष को देखते हुए, श्रमिक चेतना एवं वर्ग संघर्ष को देखते हुए
वर्ग संघर्ष को देखते हुए, वर्ग संघर्ष को देखते हुए उन्हें बाह्य मोर्चे पर प्रसार करने की जरूरत थी। ये कारक उन्हें स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवाद की ओर ले गए एवं साम्राज्यवाद विश्व युद्ध की ओर। इस प्रकार 1914 में घटित, हमने डेट नहीं देना था, डेट हम इसलिए दे रहे हैं कि क्वेश्चन उन्होंने डेट दिया हुआ, तो इसलिए उधर हम उनका ध्यान इंगित कर रहे। 1914 में घटित प्रथम विश्व युद्ध पूंजीवाद का संकट था। पूंजीवाद का संकट था। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, जो फैब्रिकेट करना पड़ता है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध मुद्दों का नहीं तनावों का युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध मुद्दों का नहीं तनावों का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध मुद्दों का नहीं तनावों का युद्ध था। परीक्षक की अब इसी प्रश्न को देखिए। अब है तो थोड़ा ये स्टैंडर्ड, आपको मुद्दों का नहीं तनावों का युद्ध था, उसमें घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए। आप बस पहले पार्ट में आप दिखाना कि विश्व युद्ध